वनपुर गांव जंगल के बगल में बसा एक हरा भरा गांव था। वहाँ के लोग जंगल से मिलने वाले फल, फूल, जड़ी बूटियाँ दूसरे गांव में जाकर उसे बेच अपना गुजर बसर करते थे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे सुनो, ये अनार कैसे दिए? दीदी 50 रुपए के 1 किलो। सीधे जंगल से लेकर आई हूँ। हमारा जंगल हमारे लिए जीवन देता है। वनपुर से हो क्या? हाँ दीदी, तुम लोग तो खुशकिस्मत हो जो इतने खूबसूरत जंगल की मेहरबानी तुम पर है। जी दीदी, वो तो है। एक काम करो, 20 रुपए के ये बेर भी बांध दो। लेकिन गांव का कारोबारी धनसुख लाल एक लालची किस्म का इंसान था। जंगल के दरख्त काटकर लकड़ियां बेचकर कारोबार करता और खूब पैसे कमाता। ये क्या, इतने कम? अरे इतने कम पैसों में तुम 50 लकड़ियां लेकर जाओगे? धनसुख लाल जी, इस बार दे दीजिए, अगली बार पैसे दे दूंगा। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, समाज सेवा नहीं। पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। धनसुख लाल के दरख्त कटाई से जंगल के दरख्त कम हो रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने घर से सुबह सुबह जंगल की ओर गई तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? ये जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है? हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे अभी जाकर सारे गांव वालों को ये बताना होगा। वनपुर गांव का जंगल हवा में उड़ता देखा तो नीलिमा ने दौड़कर जाते हुए पूरे गांव को बताया। उसकी बातें सुनकर नौजवान प्रधान अजय बोलने लगा। ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि जंगल हवा में उड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी भूत का चक्कर होगा। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। अरे, अगर जंगल इस तरह से हवा में उड़ेगा तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? कैसे जाकर फल फूल तोड़ेंगे और उसे बेचेंगे? गांव वाले तो मर ही जाएंगे। अजय ने बीच में रोकते हुए कहा। नीलिमा दीदी, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या है ये तो वहां जाकर पता चलेगा। ना बाबा, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमें तो डर लगता है। सारे गांव वालों ने उड़ते हुए जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय एक बहादुर और पढ़ा लिखा इंसान था जो कि भूत प्रेत वाली चीजों पर यकीन नहीं करता था। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। अरे लेकिन जाओगे कैसे? जंगल तो हवा में उड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजय और गांव वालों ने एक बड़ी सी सीढ़ी बनवाई और उसे जमीन से जंगल पर टिकवाया। अजय ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंचा तो हवाएं जोर से चलने लगीं। अरे, आज जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। कितनी जोर की हवाएं चल रही है। अजय कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तुम्हारा नाम अजय है ना? जी अम्मी, मैं वनपुर कस्बे का प्रधान हूँ। हाँ, वनपुर गांव के लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। जी अम्मी, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वनपुर कस्बे के लोग इस जंगल को काफी पूजते हैं ना। इस कस्बे से लोगों का गुजर बसर चलता है। लेकिन अम्मी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बस बेटा समझ लो, अब ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। मेरे परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में काम कहाँ से करती, तो इसी जंगल में रहने लगी। यहीं खाना मिल जाता है, यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे ही गांव का धनसुख लाल, जो कि लकड़ियों का कारोबार करता है, वो तो इस जंगल को तबाह कर रहा है। वो तो है अम्मी, अगर लकड़ियों के धंधे के लिए वो दरख्त काट रहा है लेकिन नए बीज लगा ही नहीं रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया है। कुदरत का सारा तवाजुन खराब हो रहा है। ठीक कह रही हो अम्मी, जंगल खत्म होगा तो कस्बे वाले भी नहीं बचेंगे। तुम लोगों को उस धनसुख लाल को रोकना होगा, नहीं तो ये जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। अम्मी,
कस्बे का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ चलिए अम्मी, हमारा कस्बा आपको संभालेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ। बस मेरे लिए इतना करो कि उस धनसुख लाल को समझाओ, नहीं तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। अजय ने जब गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले सीधा धनसुख लाल के घर पहुंच गए। लेकिन धनसुख लाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद करूं तो पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम दरख्तों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने दरख्त काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगाया करो। देखिए धनसुख लाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कस्बा नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटी और कंदमूल है उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियां और कंदमूल से दवाइयां बनेंगी, इसमें बेहद पैसे मिलेंगे। अजय के समझाने पर धनसुख लाल के पल्ले ये बात पड़ी तो धनसुख लाल इसके लिए तैयार हो गया। जब अजय फिर से जंगल गया तो उसे वो बुजुर्ग औरत मिली। ये जानकर खुशी हुई कि धनसुख लाल दरख्तों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से पहले जैसे होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरे दिन जब जंगल पहले जैसे हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। अरे धनसुख लाल, जंगल तो मामूली हो गया। आप और अजय मिलकर अब अपना काम कर सकते हैं। अरे हाँ, ये लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फुटी कौड़ी नहीं कमाई है। अरे नीलिमा दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? धनसुख लाल और अजय साथ मिलकर जंगल की दवाइयाँ, जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक दवाई की दुकान को बेचते थे। पैसे देते हुए अजय ने कहा, धनसुख लाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, जरा देखो तो, ये काम इतना बेहतरीन चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। धनसुख लाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, ये जो लकड़ियों का धंधा है ना, इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही जंगल हमें बचाएगा। हाँ हाँ हाँ, सोचूंगा इसके बारे में। धनसुख लाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। भीमा मटकी लेकर धनसुख लाल और अजय के पास आया। जब वो दोनों बरगद के दरख्त के नीचे बातें कर रहे थे, मालिक, मालिक, ये देखो क्या है, खजाना मिला है, और वो भी खोदने के दौरान। अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर रईस बन जाऊंगा। धनसुख लाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये खजाना हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी हक नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे। कस्बे की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब का बंदोबस्त करेंगे। मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? धनसुख लाल जी, ये खजाना ना मेरे घर जाएगा ना आपके। ये जंगल की अमानत है, इसे यही रहने देते हैं। अजय की बात सुनकर लालची धनसुख लाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर आने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का ख्याल अभी भी मेरे जहन में चल रहा है। क्या करूं? करना क्या है मालिक? आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है। किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? उस मटकी को मैं ले लूंगा। आज रात ही वो मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। धनसुख लाल ने मटकी के पास आकर मटकी में हाथ डाला तो एक सांप ने धनसुख लाल को डस लिया। धनसुख लाल की चीख से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर अजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वो बुजुर्ग औरत थी। धनसुख लाल मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये क्या हुआ?
धनसुख लाल को क्या हो गया? वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। धनसुख लाल अपने लालच से जीत न सका। अपने लालच की वजह से उसकी ये हालत हो गई। लेकिन अम्मी, आपको ये सब कैसे पता? ये कहते ही वो बुजुर्ग औरत अपने असली रूप में आ गई। अजय, मैं वन देवी हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही इस जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धनसुख लाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा, लेकिन धनसुख लाल जैसा लालची आदमी इस काम में अड़चन था, इसीलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर अजय को धनसुख लाल की गलती का एहसास हुआ, मगर वो एक नेक दिल इंसान था। हे देवी माँ, माना कि धनसुख लाल एक लालची आदमी है और उसने गलती भी की है, लेकिन देवी माँ, इसमें उसकी बेगम और बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपना एहसान करके इसे फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये अब इस जंगल से दूर रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो कस्बे वाले की मदद से मैं इसे कस्बे से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जिंदा कर दीजिए। वाह अजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन तुम इसे समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धनसुख लाल फिर से जिंदा हो गया। देवी गायब हो गई। जंगल पहले जैसा हो गया। उसे जब अजय ने सारा मसला बताया तो उसकी आंखों में अफसोस के आंसू थे। मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा और जंगल की अच्छाई के लिए काम करूंगा। धनसुख लाल, ऐसा ही करना होगा, तभी तो हम आने वाली पुश्तों को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। हमें अपनी लालच को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना होगा। एक गांव में संपत नाम का 20 साल का आदमी रहा करता था। संपत एक यतीम था जो गांव के चौधरी के ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संपत, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हुए हैं। आज मैं दाल मखनी की अलग रेसिपी बना रहा हूँ चौधरी जी। देखिएगा, आज की दाल खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उंगलियां चाटने के बाद में देखना, पहले जाकर उन्हें दावत लेकर आओ। बस चौधरी जी, थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी 5 मिनट में सारे ग्राहकों को दावत खिलाता हूँ। चौधरी रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद संपत ने ग्राहकों को खाना दे दिया। संपत के हाथ के बनी हुई दाल मखनी सभी ग्राहकों को बेहद पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में अर्जुन चौधरी के पास आकर बोला, आज की दाल मखनी का कोई जवाब नहीं चौधरी साहब। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ अर्जुन, मेरे ढाबे का खाना ही इतना अच्छा बनता है। लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? आपकी बीवी तो बस आपके बगल में बैठी हुई पैसे गिनते रहती है। दावत तो अपने गांव का संपत बनाता है। उसकी तारीफ करने में क्या आपको बुरा लगता है क्या? इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। चौधरी नाराज होकर अपनी बीवी रुक्मणी की ओर देखते हुए बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भी किचन में संपत का हाथ बटा लिया करो। मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ। मैं या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल बेवकूफ की बेवकूफ रहोगी। जरा सोचो, कल को ये संपत हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? लोगों को उसके हाथ के बने हुए दावत का स्वाद लग गया है। इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि ये दावत उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है, लेकिन तुम मेरी बात को समझती ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। कल से मैं भी संपत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहूंगी। अगले दिन संपत जब ढाबे पर आया तो चौधरी संपत की ओर देखकर बोला, संपत, आज से मेरी बीवी भी तुम्हारे साथ रसोई घर में रहेगी। चौधरी साहब, मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं हूं ना दावत बनाने के लिए। जितना बोला है उतना करो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपकी मर्जी।
रुक्मणी उस दिन के बाद संपत के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिन बाद चौधरी ने सभी ग्राहकों को यकीन दिला दिया कि जो खाना उसके ढाबे में दिया जाता है वो खाना उसकी बीवी रुक्मणी बनाती है। एक दिन संपत काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी वहाँ पर चौधरी आ गया। चौधरी साहब आप? मैं तो ढाबे पर ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो बहुत मेहनत से दावत बनाता हूँ और मैंने कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता संपत। तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम बदनाम होता जा रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहाँ तक मुझे याद है जब से मैं ढाबे पर काम कर रहा हूँ तब से आपका ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगा है। हाँ ज्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं कुछ दिन तक तुम्हें और काम पर रखता तो शायद मुझे मेरे ढाबे का नाम चौधरी ढाबा बदलकर संपत ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, मैं एक अनाथ हूँ और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी कहीं दिखे ना तो टांगे तोड़कर कस्बे से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर चौधरी नाराज होकर वहाँ से चला गया। संपत बेरोजगार हो गया। थक हार कर संपत गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है संपत कि चौधरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि चौधरी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और पैसे वाला है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी, मैं आपसे चौधरी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूँ। कुछ साल पहले ही मुझे मेरे मम्मी पापा अकेला छोड़कर चले गए हैं और मैं कस्बा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं सिर्फ दावत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं भी अपने कस्बे में अपना खुद का ही ढाबा खोलना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं क्या? जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो। उसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया की बात सुनकर संपत खुश हो गया। संपत बड़ी मेहनत से खाली जमीन पर ढाबा बनाने में जुट गया। जी तोड़ मेहनत के बाद संपत ने वहाँ पर ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात चौधरी को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ रुक्मणी। उस बेवकूफ ने अपना ढाबा कस्बे में खोल दिया है। लोग अभी मेरे ढाबे पर कम उसके ढाबे पर ज्यादा आते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी के जैसे बुद्धि है। उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसका ढाबा बंद करा दीजिए, समझे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे अपनी लोमड़ी जैसी अक्ल से कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। चौधरी ने बड़ी चालाकी से एक ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक संपत के ढाबे पर चुपके से खाने में चौधरी की लाई हुई दवाई फेंक आया। उस दिन जिसने भी संपत के ढाबे का खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन संपत के ढाबे के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक आदमी नाराज होता हुआ संपत से बोला, तुम्हारा ढाबा क्या चलने लगा? तुम अपनी औकात भूल गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया है? कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सब का पेट खराब है। उन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जरूर दावत में कुछ न कुछ मिलाया है। आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने दावत में कुछ नहीं मिलाया है। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर दावत करने नहीं आएगा। अपना दावत बनाकर खुद ही खा लेना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया और संपत आंखों में आंसू लिया हुआ अपने ढाबे पर बैठ गया। संपत फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर खिया आकर बोला, संपत, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो मुझे कब लौटाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता संपत, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर संपत बुरी तरह से चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की तो बात कहीं नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम सुन नहीं पाए होगे। परसों तक अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान भी तुमसे छीन लूंगा और उसे बेचकर अपने पैसों की भरपाई करूंगा।
ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूँ। आप अगर मुझसे मेरा घर ही छीन लेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैं 2 दिन का वक्त दे देता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने संपत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। संपत आंखों में आंसू लिए हुए एक हाईवे के घने दरख्त के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। संपत को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा कि उस दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जिसके ऊपर एक चील बराबर मंडरा रही थी। इस चील को भगाना होगा, नहीं तो ये उसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई भी कस्बे वाला नहीं आया, लेकिन मैं उस बेजुबान प्राणी का घर इस चील को तोड़ने नहीं दूंगा। संपत ने उस चील को वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। उस घोंसले पर बैठी हुई फाख्ता संपत के पास आकर बैठ गई और एक तेज धमाके के साथ वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। कौन हो तुम? सालों पहले एक श्राप के कारण मुझे फाख्ता बनाकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मारकर मेरा घोंसला तोड़ देती। वो एक चील के रूप में राक्षस था। लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा आदमी तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। और देखो, मैं आजाद हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। एक घर था, वो भी तुमसे छीन लिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है वही घोंसला तुम्हारा घर होगा और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ घोंसला रेस्टोरेंट होगा। इतना कहकर उस खूबसूरत लड़की ने अपना हाथ घोंसले के सामने कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ वो घोंसला एक रेस्टोरेंट में बदल गया, जिसकी सीढ़ियाँ बहुत ही सुंदर लकड़ियों से बनी हुई थी। ये घोंसला रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें कोई यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर वो खूबसूरत लड़की वहाँ से गायब हो गई। संपत उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने देखा कि वो रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसा था, जहाँ पर एक से एक महंगी टेबल रखी हुई थी और एक 5 स्टार होटल की ही तरह हर सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद थी। कुछ देर बाद संपत वहाँ पर आराम की नींद सो गया। अगले दिन संपत नाश्ता करके नीचे उतरा ही था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक खूबसूरत इंसान बाहर निकला और बोला, ये किस तरह का रेस्टोरेंट है भाई? इस सब के रेस्टोरेंट्स तो मैंने सिर्फ बाहर के देशों में देखे, लेकिन वो भी तस्वीरों में। ये मेरा रेस्टोरेंट है, घोंसला रेस्टोरेंट। मेरे रेस्टोरेंट में हर तरह की दावत मिलती है। क्या तुम मुझे अपना रेस्टोरेंट दिखा सकते हो? दिखाना क्या है मालिक, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आपके लिए आज का खाना मुफ्त है। संपत ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया। खाना खाकर वो आदमी उंगलियां चाटते हुए बोला, यकीन मानो, मैंने एक से बड़े एक 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन इससे ज्यादा लजीज खाना मैंने अपने जिंदगी में नहीं खाया। मैं बहुत बड़ी कंपनी में एडवर्टीजमेंट का काम करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तुम्हारा रेस्टोरेंट मशहूर हो जाएगा और यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। वो आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में शहर से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बहुत से रईस खानदान के लोग थे। संपत का घोंसला रेस्टोरेंट कुछ ही महीनों में पूरे इंडिया में छा गया और यही बात चौधरी और मुखिया को बेहद परेशान कर रही थी। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। तुमने जितना बोला था उससे ज्यादा करके दिखाया था मैंने। अरे तुमने तो सिर्फ उसे अपने ढाबे से निकाला था, मैंने तो उसका मकान भी उससे छीन लिया था। अगर उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इन बातों से क्या लेना देना मुखिया। उसके घोंसला रेस्टोरेंट में शहर के रईस लोग आते हैं और कस्बे के लोगों को वो अपने घोंसला रेस्टोरेंट में मुफ्त में खाना खिलाता है।
वो सबको रोजगार दे रहा है और तरक्की कर रहा है, और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि उनके घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगा दूं। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलकर आज रात ये अच्छा काम कर देते हैं। मुखिया और चौधरी पेट्रोल लेकर संपत के रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। उन्होंने उसके रेस्टोरेंट पर पेट्रोल छिड़का, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक उनके जिस्म में बुरी तरह से जलन होने लगी और वो बुरी तरह से चीखने लगे। संपत और सारे ग्राहक रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अरे आप दोनों को क्या हुआ? आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? हमें माफ कर दो संपत, हम तुम्हारे घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे ही आग लगाने की कोशिश की, हमारे जिस्म में जलन महसूस होने लगी। आज तो आपने ये गलती कर लिया मुखिया जी, लेकिन आज के बाद इस गलती को कभी भी मत करना। तभी उस घोंसला रेस्टोरेंट के अंदर से एक भारी आवाज आई। इन दोनों से कहो कि अब ये गांव छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनके जिस्म की जलन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मुझसे ये कहा गया था कि अगर कोई भी इस घोंसला रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मुखिया और चौधरी ने संपत की बात मानने में ही भलाई समझी। वो दोनों रात ही रात गांव खाली करके भाग गए। संपत आज भी घोंसला रेस्टोरेंट चलाता है।